Good morning. Welcome back to my new lecture on the block-wise classification of elements. आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, आधार क्या है, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं और उनकी जो जनरल केमिस्ट्री होती है, उनकी जो जनरल कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, इसके बारे में बात किया हमने पिछले लेक्चर में। आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होंगे उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हालांकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक चैप्टर ही होता है। 11th में ग्रुप 13, 14, 15 भी है, 12th में चले जाए तो ग्रुप 16 to 18 है। तो क्लास 11, क्लास 12 मिला के पूरा पी ब्लॉक ग्रुप 13 से 18 तक होता है, एक चैप्टर होता है और वो सबसे बड़ा चैप्टर होता है। यूँ कह दीजिए कि केमिस्ट्री का अगर सबसे बड़े चैप्टर्स में काउंट किया जाए तो सबसे बड़ा चैप्टर आएगा पी ब्लॉक, और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी उसी को अलॉट किए गए हैं। सबसे ज़्यादा नंबर का सवाल भी उसी से पूछा जाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट से। लेकिन यहाँ हम लोग उसको थोड़ा सा कॉन्साइज करके वो चैप्टर में हम नहीं जा रहे हैं, हम केवल पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक जनरल केमिस्ट्री, एक कॉमन सी प्रॉपर्टी जो है वो होती है, वो हम पढ़ लेते हैं, जिससे हमारा बहुत सारा काम हो भी जाएगा, हमारा पर्पस सॉल्व भी हो सकता है। अगर हम कोई रिवीजन करना चाहते हैं तो इस टॉपिक को पढ़ के, इस लेक्चर को देख कर भी सकते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं हम। यहाँ ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, न कि चैप्टर पढ़ रहे हैं। आपको मैंने ऊपर लिख भी दिया है, हम पी ब्लॉक चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। पी ब्लॉक चैप्टर का मतलब होता है कि हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना, उनके एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं ये समझना, उनको प्यूरिफाई कैसे करते हैं ये समझना है। तो हमें उसमें नहीं जाना है, हमें केवल उनकी जनरल केमिस्ट्री, जनरल इंट्रोडक्शन, जस्ट एक इंट्रोडक्टरी क्लास है ये केवल पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि द लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into पी सबसेल। पी सबसेल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा हो तो उसको हम पी ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे। चूंकि सिंस 6 electrons can be accommodated in P subcell, so total 6 groups are there in the P block। P ब्लॉक में 6 ग्रुप्स हैं। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम ग्रुप 13 to 18। ये 6 ग्रुप्स पी ब्लॉक में आते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, ये सबसे राइट मोस्ट साइड में होते हैं, प्रेजेंट एट राइट मोस्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये कहने का मतलब ये हुआ, हम इस बात को इसलिए कहना चाहते हैं कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता है। मतलब ये हुआ कि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनका साइज बहुत छोटा होता है। ये हम कहने के लिए आपको कहा कि ये राइट मोस्ट साइड में है। एक बात और भी आप समझते होंगे कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की तरफ भी शिफ्ट करते हैं। पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स भी है, मेटलॉइड्स भी हैं और मेटल्स भी हैं। तो वही बात हम कहना चाहते हैं कि पी ब्लॉक में मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं एंड नॉन मेटल्स भी हैं।
मेटलॉइड्स का मतलब आप जानते भी होंगे कि जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, हम उनको मेटलॉइड कहते हैं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट इंक्रीजेज। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। जैसे ग्रुप 13 की बात कीजिए, बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। ग्रुप 14 की बात कीजिए, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, लीड है, सॉरी लीड नहीं है, टीन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन। ग्रुप 15 में आइए तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है एंड बिस्मथ है। ग्रुप 16 में आइए, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है। ग्रुप 17 में आइए, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटाइन है। ग्रुप 18 में आइए, हीलियम है, नियन है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन। ये मेंबर्स हैं ग्रुप 50 पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें मेटल भी है, ये सारे के सारे, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, ये सब तो नॉन मेटल ही हैं। नीचे आइएगा तो ये मेटल है, मेटल है, मेटल है, ये सब मेटल है, मेटल है, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स। तो कहना ये चाहते हैं कि जो टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो बात ये हुई कि इस पी ब्लॉक में मेटल भी है, मेटलॉइड भी है और नॉन मेटल भी है। पी ब्लॉक में ग्रुप 16 एलिमेंट्स को, ग्रुप 16 एलिमेंट्स को चाल्कोजेंस कहा जाता है। चाल्कोजेंस, चाल्कोजेंस का मतलब हुआ ये ओर फॉर्मिंग नेचर, ड्यू टू द ओर फॉर्मिंग नेचर, ओर फॉर्मिंग नेचर के कारण इनको चाल्कोजेंस कहा जाता है। जैसे कॉपर की ही बात कीजिए तो कॉपर के ओर्स होते हैं Cu2s, कॉपर ग्लास, Cu2 कॉपर पाइराइट। आयरन की बात कीजिए CuFeS2 कॉपर पाइराइट, Fe2O3 हेमेटाइट, Fe3O4। यूँ कह लीजिए कि जितने भी मेटल्स हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का जो ओर है वो ग्रुप 16 एलिमेंट्स के साथ होता है। इसलिए ग्रुप 16 एलिमेंट्स को ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स कहा जाता है और उसके लिए जो लैटिन वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो है चाल्कोजेंस, उनको चाल्कोजेंस कहा जाता है। ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हैलोजेंस कहा जाता है। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हैलोजेंस कहा जाता है। हैलोजेंस, वो हैलोजेंस है। हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग नेचर, सॉल्ट फॉर्मिंग नेचर। जितने भी सॉल्ट होते हैं, चाहे वो सोडियम क्लोराइड हो,
चाहे वो पोटेशियम क्लोराइड हो, चाहे वो मैग्नीशियम क्लोराइड हो, चाहे वो कैल्शियम क्लोराइड हो, सारे के सारे जो सॉल्ट है वो सभी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के साथ हैं। इसलिए ग्रुप 17 के मेंबर्स को हैलोजेंस कहा जाता है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स को इनर्ट गैस कहते हैं। इनर्ट गैस या पहले नोबल गैस भी कहा जाता था, नोबल गैस, क्योंकि ये कंपाउंड नहीं बनाते थे। आज तो बहुत सारे कंपाउंड्स नोन भी हैं उनके, लेकिन उनको इनर्ट गैस कहा जाता है। वैसे एक बात समझ लीजिए कि जो भी ग्रुप हैं, जैसे ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को बोरॉन ग्रुप कहा जाएगा, ग्रुप 14 को कार्बन ग्रुप कहा जाएगा, ग्रुप 15 को नाइट्रोजन ग्रुप कहा जाएगा। हम लोग इसे उसको उनका नाम रखते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने शायद बताया होगा आपको कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इसको कहते हैं। तो ग्रुप 13 से 18 तक आता है ये पी ब्लॉक। इनकी प्रॉपर्टीज में मैंने जब एनोमेली सेकेंड पीरियड एनोमेली बताया था, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की थी, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की थी, जिसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट भी मैंने आपको समझाया होगा। फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, P block elements, inert pair effect is one of the important factor ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसमें ये कहा था कि ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होता है ग्रुप नंबर -10, ग्रुप नंबर -10। ये ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब उस ग्रुप के सारे मेंबर्स यही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जैसे फॉर ग्रुप 13, फॉर ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर ये हो जाएगा 13 - 10 = +3, ये +3 होगा। तो ग्रुप 13 में मेंबर्स कौन कौन से? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इनका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3, इनका भी +3, इनका भी +3, इनका भी +3 और इनका भी +3। लेकिन उसके अलावे कहता है कि जैसे ही आप नीचे आते हैं तो 2 यूनिट कम ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा स्टेबल होने लगता है, और यही कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। दिस इज मोर स्टेबल देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यही कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, और यही कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि TlCl इज मोर स्टेबल
more stable than TlCl3। वैसे ही अगर आप ग्रुप 14 की बात करते हैं तो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है एंड लीड है। तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट +4, इसका भी +4, इसका भी +4, इसका भी +4, इसका भी +4, लेकिन इसके अलावे इसका +2 भी स्टेबल होगा, इसका भी +2 स्टेबल होगा। यही कारण है कि SnCl2 भी नोन है और SnCl4 भी नोन है, जबकि CCl2 नोन नहीं है, केवल और केवल CCl4 ही नोन है, ये नोन नहीं है। तो ये कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट का कि SnCl2 भी नोन है, SnCl4 भी नोन है। तो SnCl4 जो है, SnCl4 SnCl2 में आ सकता है और SnCl2 में आएगा तो ये खुद से रिड्यूस होगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जबकि ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है, इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि SN4 से ये SN2 में वापस आ सकता है, तो खुद का रिडक्शन हुआ तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक वैसे ही लीड का भी PbO2 भी नोन है और PbO भी नोन है, तो PbO2 जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा +4 से +2 में, तो ये फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया। तो यहाँ पर ये बातें होती हैं, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का एक एप्लीकेशन है, एक कंसिक्वेंस है, ये आपको जानना चाहिए। कहता है कि जैसे ग्रुप 15 में आइए, तो ग्रुप 15 में हुआ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, सबका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +5 +5 +5 एंड +5। लेकिन जैसे ही आप फास्फोरस में भी +3 नोन है, आर्सेनिक में तो है ही, एंटीमनी में होगा ही और बिस्मथ में तो +3 ही नोन होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इनर्ट पेयर इफेक्ट है। यहाँ बहुत सारी बातें हम लोग कर सकते हैं, जैसे कहता है कि HNO2 ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली अनस्टेबल। क्यों है अनस्टेबल भाई? ये जैसे ही इसको छोड़िएगा ये ऑक्सीजन से कंबाइंड होके और ये HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कारण क्या है? यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा क्योंकि वो पहला मेंबर है, तो उसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। इसलिए नाइट्रोजन HNO2 जो है वो अनस्टेबल है, वो जल्दी से टूट के HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि HNO3 स्टेबल है। तो ये सारी बातें होती हैं और ये पी ब्लॉक का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। पी ब्लॉक में जैसे कार्बन ग्रुप की बात करते हैं, नाइट्रोजन ग्रुप की बात करते हैं, ऑक्सीजन ग्रुप की बात करते हैं, इन सारे के सारे ग्रुप्स में सारे के सारे जो मेंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उनको डिसाइड करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है और इनर्ट पेयर इफेक्ट के पीछे जो रीज़न है वो भी बता दिया था मैंने। जैसे कहता है कि बिस्मथ 3 इज मोर स्टेबल देन बिस्मथ 5, कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीज़न हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है। रीज़न क्या था? पुअर शिल्डिंग ऑफ D and F इलेक्ट्रॉन्स। D and F इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शिल्डिंग हम लोग पढ़े थे कि शिल्डिंग उसकी बड़ी पुअर होती है, जिसके कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। मैंने आपको बताया भी था कि जैसे ही आप लोअर मेंबर्स में आएंगे, सपोज कीजिए कि थैलियम में ही आते हैं, तो इसमें 4f में इलेक्ट्रॉन जाता है कब? जब 6s भर चुका होता है।
तो 6s बाहर वाला वो इलेक्ट्रॉन हुआ, और उसके बाद अंदर जा रहा है इलेक्ट्रॉन 4f जो कि शील्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है, लेकिन वो शील्डिंग करता ही नहीं है। f का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें शील्डिंग पावर होती ही नहीं है, वो न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड नहीं करता है। जब शील्ड नहीं करता है तो न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा, और जब वो डोमिनेट करेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो s ऑर्बिटल में है, 6s में है, उनको इनर्ट कर देगा, उनको बॉन्डिंग में भाग नहीं लेने देगा, और इसीलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट घट जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, बिकॉज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द 6s ऑर्बिटल बिकम्स इनर्ट that are unable to participate in the bonding. So these two electrons cannot contribute in the oxidation state, and hence the oxidation state decreases by 2 units, and so the name is inert pair effect because a pair of electron becomes inert. तो ये बातें हुई, और इसमें हम कहते हैं कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का एक कंसिक्वेंस है और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बहुत कुछ इस पे डिपेंड करता है, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन इससे दिए जाते हैं। इसमें कुछ बातें हैं, जैसे पिछले लेक्चर में चर्चा किया था कि सेकेंड पीरियड एनोमेली इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। सेकेंड पीरियड एनोमेली इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि डी ब्लॉक में कोई सेकेंड पीरियड का मेंबर है ही नहीं, क्योंकि डी शुरू ही होता है थर्ड सेल से, तो सेकेंड पीरियड के मेंबर डी ब्लॉक में होगा नहीं। होगा तो एस ब्लॉक में होगा, और भी 2 ही एलिमेंट्स होंगे, एक लिथियम और दूसरा बेरिलियम। जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं सेकेंड पीरियड के वो पी ब्लॉक में होते हैं, और पी ब्लॉक में ये सेकेंड पीरियड एनोमेली एकदम ज़बरदस्त काम करता है। ज़बरदस्त काम करता है ये कि जैसे बहुत सारे रीजनिंग पहले से डिस्कस किया हुआ है, आप चाहे तो सेकेंड पीरियड एनोमेली का एक लेक्चर देख सकते हैं, क्विक प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली सीरीज में होगा, और वो आपको मिल जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि नाइट्रोजन is not found at the earth crust. अर्थ क्रस्ट पे नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। इसके 2 फॉर्म हैं, चीली साल्ट पीटर, NaNO2 और इंडियन सॉल्ट पीटर। KNO2 ये 2 फॉर्म्स हैं जो जिस रूप में नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन ये सब भी वाटर सॉल्युबल है, इसलिए ये अर्थ क्रस्ट पे नहीं पाए जाते। नाइट्रोजन का एबंडेंस अर्थ क्रस्ट पे नहीं है। नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर का मोस्ट अबंडेंट गैस है, मोस्ट अबंडेंट गैस ऑफ एटमॉस्फेयर। यह एटमॉस्फेयर का मोस्ट अबंडेंट गैस है। तो इसका भी कारण आपको समझाया जा चुका है कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और वो क्यों होता है? नाइट्रोजन के छोटे साइज होने के कारण पी पाई ओवरलैपिंग होती है, और पी पाई ओवरलैपिंग के कारण नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जो कि बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, जो नाइट्रोजन को बड़ा इनर्ट बना देता है, अनरिएक्टिव बना देता है। और यही कारण है कि जो जब सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसका अबंडेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो इसलिए नाइट्रोजन का अबंडेंस एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन गैस का। उसके बाद डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन का अबंडेंस सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस है ऑक्सीजन। तो
तो एक बात हुई, नाइट्रोजन जो है वो फूड पैकेजिंग में काम में आता है। फूड पैकेजिंग में काम आने का कारण हुआ कि नाइट्रोजन चूँकि इनर्ट है, इस पर बैक्टीरियल अटैक नहीं होता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर देता है नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम लोग फूड पैकेजिंग वगैरह में करते हैं। ये जो बल्ब होता है फिलामेंट वाला, उसमें भी नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, क्योंकि अगर उसमें ऑक्सीजन भर दीजिएगा तो कंबशन शुरू हो जाएगा या मेटल में रस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो नाइट्रोजन इनर्ट एटमॉस्फेयर देता है, इसमें आग भी नहीं लगती है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसलिए उस बल्ब में भी नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन जो है वो गैस है, जबकि उसी का बड़ा भाई फास्फोरस सॉलिड है। इस पर भी चर्चा हुई है कि नाइट्रोजन में चूंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होने से ये खुद में स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए यह डायटोमिक है, और डायटोमिक है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए गैस है। जबकि फास्फोरस में वो पी पाई बॉन्डिंग नहीं हो सकती है, और पी पाई बॉन्डिंग नहीं होने से वो पॉलीएटॉमिक फॉर्म में पाया जाएगा और इसलिए वो सॉलिड होगा। N2 जो है वो डाई एटॉमिक है और गैस है, जबकि फास्फोरस P4 जो है वो टेट्रा एटॉमिक और वो सॉलिड है। ये अलग बात है कि फास्फोरस जो है वो हाईली अनस्टेबल होता है, स्टार्ट्स टू बर्न इन एयर। जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आएगा ये जलने लगता है, और फास्फोरस, इसलिए इसका नाम भी पड़ा है फास्फोरस, ऑक्सीजन के P4O10 ये बनाता है, P4O10 बनाता है, ये जलने लगता है, और इसलिए इसका नाम भी पड़ा। फास्फोरस जो है नाम पढ़ने का फॉस्फर, इसका मतलब होता है इग्नाइटेबल, मतलब हवा के कांटेक्ट में आते ही ये लाइट देने लगता है, इसलिए इसका नाम ही पड़ा है फास्फोरस। शब्द उसका शाब्दिक अर्थ है कि जो हवा के कांटेक्ट में आते ही लाइट देने लगे वो फास्फोरस है, तो फास्फोरस सॉलिड है। लेकिन ये अलग बात है कि फास्फोरस बहुत अनस्टेबल होता है। फास्फोरस के अनस्टेबल होने का कारण है कि P4 यूनिट जो हुआ, उस P4 यूनिट में हाइब्रिडाइजेशन फास्फोरस का sp3 है, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। एक्चुअली बॉन्ड एंगल इज 60 डिग्री ओनली, तो केवल 60 डिग्री एंगल है, तो 60 डिग्री एंगल होने से एंगुलर स्ट्रेन होगा इसमें, और एंगुलर स्ट्रेन के कारण ये अनस्टेबल है। एंगुलर स्ट्रेन, और यही कारण है कि फास्फोरस हाईली अनस्टेबल है और हवा के कांटेक्ट में आते ही जलने लगता है, एंगुलर स्ट्रेन के कारण। फास्फोरस के ही बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में जानते होंगे, और उसी का एक है फास्फोरिक एसिड। जितने भी फास्फोरिक एसिड होते हैं उसमें P डबल बॉन्ड O निश्चित रूप से ये होगा ही होगा, तो उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए H3PO4 अगर है तो हमें करना क्या है, P डबल बॉन्ड O तो बना ही देना है, और बाकी ऑक्सीजन को फास्फोरस से जोड़ देना है, और अगर हाइड्रोजन अवेलेबल है तो ऐसे लिख देना है H3PO2। सपोज कीजिए H3PO2 है तो P डबल बॉन्ड O तो होगा ही, एक ऑक्सीजन लिख देना, बाकी हाइड्रोजन को जोड़ देना है, ये ऐसे लिखेंगे। तो ये फास्फोरिक एसिड। खैर इसी तरीके से P ब्लॉक के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है इनर्ट पेरिफेक्ट से और सेकेंड पीरियड एनोमेली से, क्योंकि P ब्लॉक में ही मोस्ट ऑफ द सेकेंड पीरियड के मेंबर्स आते हैं और वहाँ हम लोग बात करते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं कि कैसे वैलेंसी एक्सपेंड कर सकता है, फास्फोरस अपना वैलेंसी बढ़ा सकता है, नाइट्रोजन अपना वैलेंसी नहीं बढ़ा सकता है। फास्फोरस की वैलेंसी 6 तक 7 तक हो जाती है, नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी जो है वो 4 ही तक हो सकती है। तो ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेकेंड पीरियड एनोमेली में। बड़ा ही इलेबोरेटिव वो लेक्चर था। एक लेक्चर में मैंने बहुत कुछ समाने की कोशिश की थी, तो वो आप एक बार देख लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। P ब्लॉक का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे रहा था कि पीरियोडिक टेबल में जो P ब्लॉक है उसकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, उसकी जो जनरल केमिस्ट्री होती है वो क्या होती है। तो ये
मैंने आज पी ब्लॉक की बात की। एक हमारे नए व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक देना ना भूलें, और आपका लाइक ही हमको अप्रिशिएट करता है अगला नए नए वीडियो बनाने के लिए। और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिलता रहे। अगले वीडियो में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की बात करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वहीं चर्चा करेंगे कि एफ ब्लॉक के जितने भी मेंबर्स हैं उनको थर्ड ग्रुप में क्यों रखा गया है। सारे के सारे मेंबर्स जो है वो थर्ड ग्रुप में ही आते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि उनको थर्ड ग्रुप में ही रखा गया, उनको अलग से कोई ग्रुप नहीं दिया गया एफ ब्लॉक को। तो इस पर भी चर्चा होगी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। और फिर से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।